4 साल में अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए तो इस अंतिम वर्ष में जो आपने घोषणाएं की उनको कैसे पूरा करेंगे? 4 की संख्या में 4 व्हीलर व्हीकल में बैठ करके ये लोग आएंगे, इतना मैं कह सकती। कांग्रेस में कोई विचार नहीं है। वो आधे से प्रदेश के आधे से ज्यादा एरिया में तो शुद्ध जल है ही नहीं है। वो जो 250 लोग जो चीट करके नौकरी लगे, क्या उनको बाहर किया क्या नौकरी से? करौली और सवाई माधोपुर के दंगे हुए तो लोग कैसे भूल सकते हैं इन चीजों को? वो अशोक गहलोत को कैसे भूलेंगे? वो अशोक गहलोत को भूल नहीं सकते। यही आपकी सार्थकता है। व्यक्ति चींटी से भी सीख सकता है और नहीं सीखने वाला तो हाथी से भी नहीं सीखता है। नमस्कार, मैं हूं रौनक पारेकर, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनके समर्थक कहते हैं कि वो घर पर कम और समर्थकों के और आम जनता के बीच में ज़्यादा रहती हैं। आम जनता की जो तमाम समस्याएं हैं वो हमेशा सुलझाती रहती हैं। और फिलहाल कल राजस्थान विधानसभा के अंदर उन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड भी दिया गया है। तो सबसे पहले हम उनसे मिलवाते हैं। उनका नाम है श्रीमती अनीता बघेल, जो अजमेर दक्षिण से फिलहाल विधायक हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे उनकी लाइफ जर्नी कैसी रही, और उसके साथ में हम बात करेंगे कि आखिर कैसे वो इतने बिजी शेड्यूल से अपने परिवार के लिए समय निकाल पाती हैं। कल आपको सर्वश्रेष्ठ विधायक है वो चुना गया है, उसके लिए पंजाब केसरी परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। सभी को हमारे जनता को बधाई, मेरे सभी समर्थकों को और चाहने वालों को भी बधाई है, क्योंकि ये उनका उत्साह ही है, उनका संबल है, उनका सहयोग है जो मुझे बार बार प्रेरित करता है जनता के मुद्दों को सदन में उठाने का, जनता की समस्याओं को सदन के मंच के माध्यम से समाधान करने का। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी जनता को इस बात की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार आपको मिला है, लेकिन सत्ता में कांग्रेस और विपक्ष में आप हैं। हाँ, देखिए, सत्ता चाहे किसी की भी रही हो, मुझे ऐसा लगता है कि मेरिट पर जब चयन होता है तो पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, जो आपकी खूबियां हैं उनको कोई जो है इनकार नहीं कर सकता, आपकी मेरिट को कोई डिनाई नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि विपक्ष में रहते हुए भी सदन में मुद्दों को गंभीरता से उठाना, संवेदनशीलता के साथ उठाना और संपूर्ण तथ्यात्मक जानकारी के साथ उठाना, ये मुझे लगता है कि इस पुरस्कार को मिलने में एक बहुत बड़ा कारक साबित हुआ है। हम आपके लाइफ जर्नी की बात करें तो जब से आपने चुनाव लड़ना शुरू किया है तब से आज तक का दौर है, आप कभी हारे नहीं हैं। तो क्या आपका भगवान का आशीर्वाद ये कहें या फिर आपका आत्मविश्वास कहें कि आप आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं आप हारे नहीं हैं? देखिए, ये तो जीतने का कारण कोई एक कारण नहीं होता है। ईश्वर जब आपको आशीर्वाद देता है तो वो आशीर्वाद परिस्थिति बना करके देता है। जब ईश्वर आपको जिताना चाहते हैं तो वो उस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण करते हैं और जनता का सहयोग होता है, क्योंकि जनता वोट नहीं करे यदि आपके पक्ष में तो आप जीत नहीं सकते। स्वयं का सतत जनता के प्रति जो जुड़ाव है वो भी एक कारण बनता है। तो देखिए, चुनाव जीतने का, लगातार जीतने का, मुझे लगता है कि ये सभी कारण होते हैं और इन्हीं सभी कारणों को मिलकर के हम चुनाव लड़ते हैं और उस कारण से हम चुनाव जीतते हैं। वही बात करें कि पिछले 4 सालों के अंदर आपके क्षेत्र में ऐसा कोई काम जो आपने किया हो और वो जनता के बीच पहुंचना भी चाहिए। देखिए, विपक्ष में है हालांकि हम, लेकिन इसके बावजूद भी हमने जनता से जुड़ कर के बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। मेरे द्वारा एक बहुत बड़ी चिकित्सालय का निर्माण किया गया है, जिसमें ना तो सरकार का सहयोग रहा, ना सरकार का बजट रहा। सिर्फ अपने स्तर पर इस लड़ाई को लड़ कर के हमारे जो गुलाबड़ी क्षेत्र में जो हॉस्पिटल संचालित है, वो हॉस्पिटल वर्षों से किराए के भवन में संचालित हो रहा था, लेकिन पहली बार लगभग 40 वर्ष बाद में उसको अपना स्वयं का भवन मिला है, स्वयं का भूखंड मिला है। अब लगभग 500 वर्ग क्षेत्र में
यह भवन संचालित हो रहा है, जो वहाँ की जनता के लिए, वहाँ के मरीजों के लिए, और जो हॉस्पिटल में काम करने वाला स्टाफ है, चाहे वो डॉक्टर्स है, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ है, चाहे लैब असिस्टेंट है, उन सबको इससे राहत मिली है। और इसके साथ साथ में हमने एक बहुत बड़ा परिसर, लगभग 5 हेक्टेयर भूमि का विकास किया है। वो 5 हेक्टेयर भूमि में वन क्षेत्र को विकसित किया है। जनरली ये कहा जाता है कि वन क्षेत्र में झाड़ियाँ लगी होती हैं, बम्बू उगे होते हैं, वही वन क्षेत्र है। लेकिन पहली बार जनता के सहयोग से और स्वयं के स्तर पर, सरकार का इसमें एक फूटी कौड़ी का सहयोग नहीं है, लेकिन स्वयं के स्तर पर उस पूरे परिसर का बाउंड्री वॉल करना, उसके बाद में उसमें पीने की व्यवस्था करना, उसका लैंडस्केपिंग का कार्य करना, और फिर जन सहयोग से फलदार और छायादार वृक्ष लगाना और उसको इतना खूबसूरत बना देना कि लोग कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं कि यह वही वन क्षेत्र है जो झाड़ियों से और बम्बूल की कटीली झाड़ियों से उगा पड़ा था। लेकिन आज वही क्षेत्र जो है वो लोगों के मनोरंजन का माध्यम बन रहा है। सुबह हजारों की संख्या में लोग वहाँ पर सैर करने जाते हैं। हमने बच्चों के लिए एक छोटा जिम वहाँ लगाया है, तो सुबह और शाम बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग और महिलाएं उस जिम का इस्तेमाल करती हैं। और पक्षियों की जो चहचहाट है वो अनायास ही एक प्राकृतिक वातावरण में रहने का सुकून देती हैं। पूरी तरह से पेड़ लगने के कारण से वातावरण इतना अच्छा हो गया है कि ऑक्सीजन की कहीं कोई कमी नहीं है। तो एक शहरी क्षेत्र, अजमेर शहर में के बीचों बीच इस प्रकार के क्षेत्र को विकसित करके हमने दिया, जो मुझे लगता है कि सरकारी स्तर पर भी किसी कीमत पर नहीं हो सकता था। वो सिर्फ विधायक कोष से और स्थानीय नागरिकों के श्रम से, उनके सहयोग से, और हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, वन और पर्यावरण मंत्री माननीय भूपेंद्र यादव जी के सहयोग से, वो इतना बड़ा 5 हेक्टेयर लैंड, जो बहुत बड़ा लैंड है, उसको हमने विकसित किया है। तो इस तरह से चाहे सड़कें हो, चाहे वन क्षेत्र को विकसित करना हो, चाहे वाटिकाएं बनानी हो, चाहे खेल ग्राउंड बनाने हैं, चाहे हॉस्पिटल्स बनाने, जनता की मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए हमने वो काम किया है। स्मार्ट सिटी में हमारे यहाँ एलिवेटेड रोड बनी है। हालांकि उसकी ड्राइंग डिजाइन को लेकर के, अपनी भी तकनीकी खामियों को लेकर के लोगों में गुस्सा है, लेकिन ये स्वीकृति भी अजमेर दक्षिण के नागरिकों को सुविधा प्रदान करती है आवागमन में। तो इस तरह से बहुत सारे कार्य यहाँ पिछले 4 सालों की बात करें तो लगातार आपने बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं, बहुत से ऐसे तोहफे हैं जो हम पब्लिक को दिए, लेकिन कोई स्पेसिफाई ऐसा कोई तोहफा जो आपने पब्लिक को दिया हो? देखिए, हमने झलकारी बाई स्मारक बना करके दिया। आज अजमेर के टूरिस्ट प्लेस के रूप में झलकारी बाई स्मारक लोगों को याद रखा जाता है। वो स्मारक में सुबह शाम लोग आते हैं, टूरिस्ट प्लेस के रूप में उसकी पहचान बनी है। और मुझे लगता है कि इस टूरिस्ट प्लेस से अजमेर में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे पंचशील क्षेत्र के लोगों को भी, लोगों के यहाँ पे भी लोग वहाँ आएँ और उस स्थान का दर्शन करें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बात करें, जितना मैं अभी पढ़ रहा था आपके बारे में, पहले शिक्षक थी, शिक्षक से संघ से जुड़ना, उसके बाद राजनीति में आना, ये जर्नी आखिर कैसी रही थी? राजनीति में ये भी कहते हैं कि आपको घर बैठे बैठे टिकट है वो दिया गया था। देखिए, घर बैठे तो किसी को टिकट नहीं मिलती है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं राजनीति में जब आई थी तब मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती थी, और लगभग 12 वर्षों तक मैंने सेवा भारती का कार्य किया था। और जब मैं पहली बार राजनीति में आई तो पार्षद का टिकट मुझे मिला। मैंने पार्षद का चुनाव लड़ा और फिर पार्षद का दायित्व पूरा करते करते नगर परिषद की सभापति के पद पर रही। नगर परिषद के सभापति का दायित्व पूरा किया, और फिर नगर परिषद की सभापति रहते हुए जब विधानसभा के चुनाव आए तो विधानसभा के चुनाव में एज ए नगर परिषद के सभापति के रूप में मुझे प्रत्याशी बनाया गया, और उस 2003 के चुनाव में मैं विजयी हुई। और उसके बाद से लगातार 4 चुनाव, 2003 के बाद में 8 के बाद में 13 के बाद में 18 का चुनाव मैंने लड़ा, और चारों चुनाव में उत्तरोत्तर अधिक से अधिक वोटों से हम विजयी हुए। तो ये मेरा 5वां चुनाव था। 2000 में मैंने पहला चुनाव लड़ा था जो नगर परिषद के सभापति का चुनाव था।
मतलब 2 दशक का लंबा अनुभव आपके साथ में रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कि प्रदेश में आगामी कुछ समय में चुनाव हैं, किस तरीके से प्लानिंग है आपकी ओर से लगातार की जा रही है? प्रदेश प्रवक्ता भी आप हैं। देखिए, सतत जनता से जुड़ाव, जनता के मुद्दों को समाधान की ओर ले जाना और उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी समस्या के समाधान के लिए कोई हमारा प्रतिनिधि है जो हमारी समस्या का समाधान करने के लिए उत्सुक है, तत्पर है और प्रयासरत है। यदि ये प्रयास हमारा सतत जारी रहता है तो फिर चुनाव में किसी प्रकार की मुझे लगता है कि कोई परेशानी नहीं आती। और चूंकि आने वाला चुनाव निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में सरकार बनाने वाली है, इसलिए मैं ये बात निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की 2023 में सरकार बनने जा रही है। लेकिन बात करें वहीं दूसरी ओर, सीएम गहलोत है लगातार कह रहे हैं कि हमारी सरकार है वो रिपीट होगी और भाजपा को हम फिर से विपक्ष में बैठाने का काम करेंगे। ये उनका भ्रम है क्योंकि वो मुख्यमंत्री हैं। देखिए, 2003 में जब वो मुख्यमंत्री थे, 98 से 2003 तक जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो आप इतिहास को उठा के देखिए, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री कह करके यदि प्रचारित किया गया तो अशोक गहलोत जी को प्रचारित किया गया। अशोक गहलोत जी ने स्वयं को इस नाते से प्रचारित किया कि पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 मुख्यमंत्री के स्थान पर कोई है तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं। लेकिन जब यही अशोक गहलोत जी चुनाव में गए तो उनकी पार्टी का क्या हर्ष हुआ ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 50 से भी कम संख्या में सिमट गई कांग्रेस। और दूसरी बार जब 2013 में चुनाव हुआ तो 2013 में भी अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने ये कहा था कि मैंने इतनी सारी योजनाएं ली हैं, इतनी सारी योजनाएं काम किया है, सब लोगों को व्यक्तिगत रूप से राहत देने का काम हमने किया है। लेकिन हुआ उसका उल्टा, क्योंकि वो योजनाएं, वो राहत आम आदमी तक नहीं पहुंचा पाए, आम आदमी को नहीं दे पाए और उस कारण से 20 की संख्या में 2013 में 20 की संख्या में कांग्रेस लौट के आई। मुझे लगता है 2023 के चुनाव में भी 4 की संख्या में 4 व्हीलर व्हीकल में बैठ करके ये लोग आएंगे, इतना मैं कह सकती हूँ। लेकिन कांग्रेस की ओर से लगातार कहना है कि चिरंजीवी योजना लेकर के आए, उसका अमाउंट बढ़ाकर उन्होंने 25 लाख किया। उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम है वो लगातार लेकर के आए और अब 19 ज़िलों का ऐलान है वो सीएम गहलोत ने किया है। तो क्या आपको लगता नहीं कि 3 जो बड़े काम हैं जो आम पब्लिक कह रही है उन्होंने किए हैं, उससे उनको फ़ायदा मिलेगा? घोषणा होना और करना दोनों में बहुत अंतर है। 25 लाख की चिरंजीवी की बात आपने जहाँ तक की है, मुझे एक भी मरीज आप उदाहरण के रूप में बता दीजिए कि 25 लाख रुपए तक का इलाज इस मरीज का हुआ है। जितने लोग चिरंजीवी में इलाज कराने जाते हैं, पहले तो सरकारी हॉस्पिटल उनका सहयोग नहीं करते, फिर चिरंजीवी में जो पैकेज दिया हुआ है, यदि हार्ट के बाईपास सर्जरी करनी है उसका पैकेज आपको, यदि वैसे आप बिना चिरंजीवी के इलाज कराने जाएंगे तो एटलीस्ट आपके 3 से 5 लाख रुपए लगते हैं। लेकिन आप चिरंजीवी में इलाज कराने जाते हैं तो आपका 1 से 1.5 लाख रुपया लगता है। तो वो जो दवाइयाँ दी जाती है चिरंजीवी में, जिस तरह से स्टैंड लगाए जाते हैं, शिकायत ये मिल रही है कि चिरंजीवी योजना में हार्ट सर्जरी में जो स्टैंड लगाए जाते हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं और उनसे व्यक्ति का जीवन नहीं बच सकता। ऐसी स्थिति में व्यक्ति मृत्यु का कारित होता है। तो जिसका चिरंजीवी में इलाज हो गया, इलाज होने के बाद में भी वो स्वस्थ नहीं रहा, उसकी मृत्यु होगी तो उसको तो कोई लाभ नहीं है, घर वालों को उसका कोई लाभ नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखें कि उस व्यक्ति को कितना फ़ायदा मिला है। 19 जिले की सिर्फ मात्र घोषणा हुई है, जिले बने नहीं हैं। और जिस तरह से पूरे प्रदेश में जिलों की घोषणा के कारण से जो विरोध के स्वर उठे हैं, उन विरोध के स्वरों को आप कैसे शांत करेंगे? जिन लोगों ने को अपनी पंचायतों को तोड़ने के कारण, टूटने के कारण से जो परेशान है, उनका समाधान कैसे करेंगे? सिर्फ आपने 19 जिलों की घोषणा की है, लेकिन उन जिलों के लोगों को राहत मिले वहाँ अतिशीघ्र आप जो है प्रशासनिक मशीनरी को बैठाने का काम करें। कलेक्ट्रेट की आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। मुख्यमंत्री जी ने 19 जिलों की घोषणा करते समय 2000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा। 19 जिले और 2000 करोड़ रुपया। मुझे लगता है एक जिले की कलेक्ट्रेट की बिल्डिंग और एसपी का ऑफिस, कार्यालय
बनने के लिए कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। ये 2 कार्यालयों के भवन, सिर्फ भवन बनने के लिए 1,000 करोड़ की ज़रूरत है। तो 1,000 करोड़ रुपए तो एक ज़िले में ही लगने वाला है। तो इसका मतलब 2,000 करोड़ का मतलब 2 जिलों के लिए प्रावधान किया आपने, जबकि घोषणा आपने 19 जिलों की की है। तो आप इन 4 महीनों में, 6 महीनों में मुझे लगता है कि जो काम 4 साल पहले घोषित हुए, कर्जा माफ़ी की घोषणा हुई, आपको बेरोजगारी भत्ता देने की जो बात हुई, वो 4 साल में अभी तक आप पूरा नहीं कर पाए। तो इस अंतिम वर्ष में जो आपने घोषणाएं की उनको कैसे पूरा करेंगे? तो मुझे लगता है कि आपकी ये घोषणाएं पूरी नहीं होने वाली, और जब तक सीधे व्यक्ति को प्रभावित ना करे, व्यक्ति को सुविधा ना मिले, व्यक्ति का जीवन स्तर जिससे उससे चेंज ना हो, तब तक व्यक्ति को उससे कोई लाभ नहीं है। जब व्यक्ति को कोई प्रभाव नहीं करता है तो व्यक्ति क्यों आपको वोट देने वाला है? बात करें कि आप पूर्व सीएम राज्य की टीम में भी रही थी, उनका आप हिस्सा रही थी, तो आपको क्या लगता है पूर्व सीएम राज्य थी, उनका कार्यकाल निकला है, कैसी उनकी शैली है वो कार्यकाल की? मैं पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मंत्री भी थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल में थी, वसुंधरा जी के में, और उनका कार्यकाल बहुत शानदार कार्यकाल रहा है। पहली बार जनता ने महसूस किया कि वास्तव में कोई शासन प्रदेश में चल रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन की तौर पर, प्रशासनिक पकड़ के तौर पर यदि जाना जाए तो वसुंधरा जी के शासनकाल को हम जान सकते हैं। जितनी सजगता से, जितनी दृढ़ता से, जितनी कार्यकुशलता से उन्होंने प्रशासन की मशीनरी को चलाया, मुझे लगता है कि उसके पहले तक के मुख्यमंत्रियों में वो पकड़ नहीं थी। लेकिन वही बात करें, सियासी गलियारों में ये भी चर्चा है कि बीजेपी में फूट है, लगातार देखने को मिल रही है। जिस तरह से कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई चलती है, वैसे ही बीजेपी के अंदर भी लगातार अंदरूनी लड़ाई के स्टोरीज है, कहानियाँ हैं, जितनी भी वाक्य है लगातार निकल करके सामने आते रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी में विचार पर ज़्यादा आग्रह होता है, व्यक्ति पर आग्रह नहीं होता। इसलिए चाहे हमारे कितने ही दावेदार हो मुख्यमंत्री के, ये हमारी पार्टी के लिए अच्छी बात है कि हमारे पार्टी के पास में इतने अधिक सक्षम कार्यकर्ता हैं कि वो मुख्यमंत्री के दायित्व को निभाने में यदि उनको जिम्मेदारी मिलती है तो वो सक्षम है। इस तरह से मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई फूट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक विचार के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का संगठन है, जो सैद्धांतिक रूप से और वैचारिक रूप से विचार से जुड़ा हुआ है। व्यक्तिगत आग्रह दुराग्रह किसी का हो सकता है, लेकिन जब विचार की बात आती है तो उस भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के साथ जुड़ता है। इसलिए कांग्रेस में कोई विचार नहीं है। कांग्रेस का सिर्फ आज़ादी की लड़ाई का हवाला देकर के वो 70 सालों से सत्ता को भोग रहे हैं, लेकिन अब लोग शिक्षित हो गए हैं, विवेकशील हो गए, इसलिए उनकी अब ये चतुराई अब ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाली। लेकिन बात करें 4 मार्च को, जिस तरीके से एक तरफ पूर्व सीएम राज्य का प्रोग्राम था और एक जयपुर में सतीश पूनिया की ओर से लगातार ऐलान किया गया था कि सभी को जयपुर में रहना है, तो एक ही दिन में 2 प्रोग्राम को ना विधायक और मंत्री हैं, ना यहाँ रह पाए ना वहाँ जा पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ भी कार्यकर्ता थे और यहाँ कार्यक्रम में सम्मिलित होने के बाद में वहाँ भी कार्यकर्ता गए थे। दोनों कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम जो है अटेंड किया था। वहाँ जन्मदिन की बधाई दी थी, यहाँ संगठन का कार्यक्रम था, तो दोनों कार्यक्रमों में कार्यकर्ताओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। चलिए, अब आपकी जर्नी पे फिर से लौटते हैं। आपकी जर्नी में ऐसा कोई खुशनुमा पल रहा हो जिसे आप हमेशा याद रखना चाहेंगी, और ऐसा कोई दौर जो आप चाहेंगे कि वो कभी आपकी स्मृति में ना रहे? देखिए, खुशी के पलों को आदमी को याद रखना चाहिए, दुख के पलों को भूल जाना चाहिए, क्योंकि दुख के पल आपको नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं और सुख के पल आपको हमेशा आगे बढ़ाते हैं। इसलिए मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगी कि जब मैं पहली बार मंत्री का दायित्व मिला, वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि मुझे ये बात अच्छे से मालूम है, क्योंकि मुझे सूचना नहीं दी गई थी कि मैं भी मंत्री का दायित्व ग्रहण कर रही हूँ। मुझे जिस दिन ये कार्यक्रम महामहिम राज्यपाल महोदय के परिसर में होने वाला था, राजभवन में होने वाला था, उसके 1 घंटा पहले ही मुझे ये बताई गई थी कि आपको भी मंत्री का दायित्व ग्रहण करना है, इसलिए आप भी आ जाइए। तो मैं तो जयपुर किसी और काम से आई हुई थी,
और मेरे को जयपुर आने के बाद में ये ज्ञात हुआ कि मुझे मंत्री का दायित्व ग्रहण करना है, तो मेरे लिए तो ये बहुत ही स्मरण ऐसा था कि मैं ज़िंदगी भर इस चीज़ को नहीं भूल सकती। बात करें ओल्ड पेंशन स्कीम की, लगातार मुख्यमंत्री गहलोत हमेशा चर्चा करते रहे हैं कि ये लागू होनी चाहिए, केंद्र को उसमें सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन भाजपा की ओर से अभी तक कुछ भी है वो कहा नहीं गया है। देखिए, मैं इस बारे में तो चूँकि ये नीतिगत विषय है, इसमें पार्टी क्या विचार करती है इस पर बोलने के बाद ही मैं बोल सकती हूँ। पर हाँ, मैं इतना कह सकती हूँ कि हम भी कर्मचारियों के हित के साथ हैं, कर्मचारियों का किसी तरह से बुरा नहीं होना चाहिए। पर कोई भी योजना लाने से पहले आप उसको जो आपने पहले से तय किया है उसको आप कैसे विड्रॉ करेंगे, आप कैसे, अब आप कर्मचारियों को कह रहे हो कि जो उन्होंने अग्रिम भुगतान ले लिया है वो कर्मचारी पैसा वापस जमा कराएं, और कर्मचारी पैसा वापस जमा नहीं कराएंगे तो उनको न्यू ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा। तो इस सरकार से कर्मचारी परेशान है कि इन्होंने न्यू पेंशन स्कीम के स्थान पर ओल्ड पेंशन स्कीम तो लाए हैं, लेकिन ये ओल्ड पेंशन स्कीम आज तो लागू नहीं होने वाला है, ये तो 2030 के बाद में, क्योंकि 2004 की भर्ती जिन लोगों की 2004 के में या उसके बाद में भर्ती हुई है उन लोगों पर लागू होने वाला है। तो अभी तो इसके इम्प्लीकेशंस नहीं पड़ने वाले हैं, ये मुख्यमंत्री जी को उनका प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इसलिए ये कुछ भी कहें, इससे इसका कोई लाभ नहीं है। 2030 वाला मुख्यमंत्री क्या कहता है उससे महत्वपूर्ण फर्क पड़ता है इस पर। तो 2030 में इसका बेनिफिट मिलना है, वो शुरू होगा। ठीक है, अब अगर बात करते हैं राजस्थान में पेपर लीक को लेकर के, कांग्रेस की ओर से लगातार ये कहा गया है कि पेपर लीक को लेकर भाजपा यहाँ तो घेरती रहती है, लेकिन उनके खुद के प्रदेशों के अंदर पेपर लीक होते रहते हैं, वहाँ के लिए भाजपा कुछ नहीं करती। मैं देखिए, राजस्थान में जिस तरह से गिरोह के माध्यम से पेपर लीक हुए हैं, और ये जो गिरोह है ये सत्ता में बैठे हुए लोगों का गिरोह है। जो रीट की पेपर की परीक्षा आउट हुई उसमें राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों को परीक्षा के आयोजन में लगाया गया, और जयपुर में यहाँ से जयपुर में जो हमारा सेंटर था उस सेंटर से पेपर लीक हुआ। राजीव गांधी स्टडी सर्किल के लोगों ने वो पेपर लीक किया, और बाकी की जगह ऐसा नहीं हुआ है। इसलिए ये कह सकते हैं कि, और इस सरकार में लगभग 18 से 20 परीक्षाएं जो है वो पेपर लीक के कारण से कैंसिल हुई हैं, और युवा परेशान हुआ है। इतना परेशान हुआ, एक परीक्षा में 26 लाख, रीट की परीक्षा में तो 26 लाख लोगों ने परीक्षा में बैठे हैं, उन्होंने आवेदन फॉर्म भरा है, और 26 के 26 लाख लोग परेशान हुए। तो 1 से 1.5 करोड़ से भी अधिक युवा और उनके घर वालों ने इस परेशानी को भोगा है। इसलिए मैं ये कह सकती हूँ कि जो सरकार से ठीक ढंग से परीक्षा नहीं करा सकती वो और कोई काम कैसे करा सकेगी। और जिस सरकार के नुमाइंदे, जिस सरकार की विचार के नुमाइंदे खुद इस परीक्षा को लीक कराने में भागीदार बने हो, तो ये कह सकते हैं कि क्या हो, मतलब ये भी नहीं कहा जा सकता था कि सरकार के मंत्रियों ने ही पेपर लीक कराए हों किसी ना किसी कारण से। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा है, उनका कहना है कि जितने कड़े नियम राजस्थान में पेपर लीक को लेकर के, ऐसे इनको पकड़ने को लेकर के हैं, उतने कड़े नियम पूरे देश में किसी भी राज्य में नहीं है। मैं आपसे ही प्रश्न पूछ लूं दोबारा, तो यदि इतने कड़े नियम है तो फिर बाद में परीक्षा क्यों लीक हो गई? क्यों लीक हो गई? उन नियमों को माथे में थोड़ी मारेंगे, उन नियमों को आरती थोड़ी उतारेंगे, उन नियमों के रहते हुए भी परीक्षा लीक हुई ना। वन रक्षक की परीक्षा क्यों लीक हो गई? अभी उसके बाद में सीएचओ की परीक्षा लीक हो गई। तो ये कड़े नियम तुम्हारे किस काम के हैं? मुझे इस सवाल का जवाब दे दीजिए, किस नाम के से ये कड़े नियम बना करके आपने वाहवाही लूट रहे हो। इस वाहवाही का क्या फायदा यदि परीक्षा लीक हो रही है इसके बावजूद भी? तो लेकिन उनका ये भी कहना है कि जिन्होंने पेपर लीक किए उन पर भी लगातार सरकार की ओर से एक्शन है वो लिया गया है। मुझे बताइए, यदि सरकार की तरफ से एक्शन गया होता तो वो अभी तक क्यों नहीं पकड़ में आ रहा है? रीट परीक्षा का जो नामजद अपराधी है वो पकड़ में नहीं आ रहा है। सीएचओ की परीक्षा को जिन्होंने लीक किया वो पकड़ में नहीं आया। और अभी तो
जो एक अपराधी पकड़ में आया है, वो एक अपराधी ये कह रहा है कि मैंने इस पेपर को लीक करा करके करीब 250 लोगों की नौकरी लगवा दी, पटवारी की परीक्षा पास करवा करके। तो वो जो 250 लोग जो चीट करके नौकरी लगे, क्या उनको बाहर किया क्या नौकरी से? क्या उनको हमेशा के लिए डीबार किया क्या? अभी तक तो आपने कुछ किया नहीं है। सिर्फ नियम बना करके आप वाहवाही लेंगे, लोगों को उससे कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो लोगों को जब तक लाभ नहीं मिलेगा तब तक उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए हम अगर ये बात करें, प्रदेश में लगातार धार्मिक मुद्दे हैं वो भी उठते रहते हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये सरकार में पहली बार हमने ऐसा देखा है कि धर्म के आधार पर चिकित्सकों के ट्रांसफ़र हुए हैं। धर्म के आधार पर बिजली कहाँ देनी चाहिए, कहाँ नहीं देनी चाहिए। चूँकि रमज़ान का महीना है, इसलिए बिजली की सप्लाई अल्पसंख्यक एरियो में ठीक होनी चाहिए। पहली बार आदेश निकाले गए। पहली बार रामनवमी के जुलूस को रोकने के लिए धारा 144 लगाई गई, पाबंदियां लगाई गई। 4 साल से पूरे प्रदेश में धार्मिक उन्माद के आधार पर कन्याकुमारी की हत्या की गई, आदर्श नगर में आदर्श तापड़िया की हत्या हुई, और भी करौली और सवाई माधोपुर के दंगे हुए। तो लोग कैसे भूल सकते हैं इन चीज़ों को? जिनके घर जलाए गए, जिनकी दुकानें जलाई गई, को जोधपुर में इतनी बड़ी घटना हुई, जो जिंदगी भर ताउम्र जो अपाहिज हो गए, वो अशोक गहलोत को कैसे भूलेंगे? वो अशोक गहलोत को भूल नहीं सकते। इसलिए इस चुनाव में, समय चुनाव में होता है लोकतंत्र का, इसलिए इस चुनाव में लोग उनको हमेशा याद रखेंगे, और ना केवल याद रखेंगे बल्कि वोट की चोट से इस अशोक गहलोत को उतार फेंकेंगे। राइट टू हेल्थ बिल प्रदेश के लिए सकारात्मक रहेगा? देखिए, राइट टू हेल्थ बिल लाना अच्छी बात है, ये कहीं कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन राइट टू हेल्थ में का राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का अधिकार, जब मैं इसको हिंदी में बोलती हूँ तो इस तरह से बोलती हूँ। तो मुझे स्वस्थ रहने का अधिकार है। स्वस्थ रहने का अधिकार है, इट मीन्स मुझे स्वच्छ वायु मिलनी चाहिए, प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए, वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन मिलनी चाहिए। आप कितनी कार्रवाई कर रहे हैं थी? जो आपके प्रदूषण वाले वाहन हैं उन पे कितनी कार्रवाई कर रहे हैं? आपने एनजीटी की गाइडलाइन को कितना पालन आपने किया है? मुझे शुद्ध जल मिलना चाहिए। तो सरकार मुझे कितना शुद्ध जल दे रही है? तो आधे से, प्रदेश के आधे से ज़्यादा एरिया में तो शुद्ध जल है ही नहीं है। इसका नाम होना चाहिए राइट टू उपचार, राइट टू ट्रीटमेंट बिल। सिर्फ आपको ट्रीटमेंट का राइट मिला है, इसके आधार पर राइट टू स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिला है। और डॉक्टर्स का इसलिए विरोध है क्योंकि डॉक्टर्स ने ये बात कही है कि जो बिल आप लेकर के आए हैं उस बिल में बहुत सारी कमियां खामियां हैं। मेरे को अधिकार है कि मैं, यदि एक्सीडेंट होता तो किसी नज़दीकी हॉस्पिटल पर जाकर के प्राइमरी उपचार करा सकता हूँ, लेकिन मुझे उसके पैसे नहीं देने। फिर मैं वहाँ से, यदि वो हॉस्पिटल मुझे रेफ़र करता है किसी बड़े हॉस्पिटल के लिए, तो एम्बुलेंस चाहिए। उस एम्बुलेंस का पेमेंट कौन करेगा? उस उपचार का पेमेंट कौन करेगा? ये सरकार ने कहीं लिखा नहीं है कि कौन पेमेंट करेगा। और इसके अतिरिक्त जो कमेटी बनाई है, वो कमेटी में स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं। उन स्थानीय जनप्रतिनिधियों को, चूँकि वो स्थानीय जनप्रतिनिधि तो हैं, लेकिन ट्रीटमेंट के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, मेडिकल साइंस के बारे में उनकी जानकारी नहीं है। ऐसे में वो कैसे तय करेंगे कि उन्होंने ठीक उपचार किया या नहीं किया? अगर हम बात करें फिलहाल, भाजपा में ऐसा कोई नेता हो जिन्हें आप आदर्श मानती हो, जिनके जो नक्शे कदम पर आप चलना चाहती हो? देखिए, हर व्यक्ति में सर्वगुण संपन्न हर व्यक्ति नहीं होता है ना? हर एक गुण हर किसी व्यक्ति में होता है। कुछ गुण होते हैं, कुछ अवगुण होते हैं। तो हर किसी से जो गुण हैं उस गुण को ग्रहण करके आप आगे बढ़ते रहो, यही आपकी सार्थकता है। व्यक्ति चींटी से भी सीख सकता है और नहीं सीखने वाला तो हाथी से भी नहीं सीखता है। इसलिए ये जीवन ही सीखने की एक पाठशाला है। दिन प्रतिदिन जो चीज़ अच्छी लगे वो ग्रहण करो, और जो चीज़ अच्छी ना लगे उसे ग्रहण ना करो। मैं तो इतना ही कहूँगी। फिलहाल बात करें राजनीति, आप लगातार पिछले 2 दशक से करती आ रही हैं। इस बिजी शेड्यूल के बीच में आप अपने परिवार के लिए समय वो कैसे निकाल पाती हैं? देखिए, चूँकि आप जिस फील्ड में काम करते हैं, एक तरह से आप उसी फील्ड के होकर के रह जाते हैं। आपको महसूस नहीं होता कि आपकी व्यक्तिगत लाइफ अलग है और सार्वजनिक जीवन अलग है। मुझे लगातार 2 दशक से ज़्यादा इस क्षेत्र में हो गए, इसलिए
परिवार और समाज और क्षेत्र और राजनीति ये सब मैनेज करना एक आदत बन गई है मेरे को, मैं यूँ कह सकती हूँ। इसलिए उस परिस्थितियों में ढलते हुए मैंने अपने आप को ढाला है और नियोजित तरीके से यदि हम काम करते हैं, समय अनुसार काम करते हैं, तो निश्चित रूप से परिवार के लिए भी समय निकल ही जाता है। तो ये थे विधायक अनीता बघेल जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला, उसके लिए मैडम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल जिस तरीके से तमाम सवालों के इन्होंने बेबाकी से जवाब दिए हैं वो ये बताता है कि लगातार ये जनता के बीच में जाकर के काम कर रही हैं। राइट टू हेल्थ बिल और उसके साथ में जितने भी कांग्रेस सरकार नियम लेकर आई है, बिल लेकर आई है, उन पर भी इन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी है। फिलहाल ऐसे ही और भी मंत्रियों से, विधायकों से हम आपको रूबरू करवाते रहेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए पंजाब केसरी।